नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत हुई है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी। और पहले ही दिन जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, लगातार हंगामा और बवाल देखने के लिए मिला। नौबत ये आ गई कि कई बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि चाहे वोटर लिस्ट का मामला हो या फिर अमेरिका जिस तरह से लगातार टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, मणिपुर का मामला हो, और इसी तरह से एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है मुद्दों की जो विपक्ष के पास हैं और विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन जब उसकी बात को नहीं माना गया तो राज्यसभा से उसने वॉकआउट किया और लोकसभा में लगातार हंगामा होता रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब जब सरकार चाहती है कि उसको कोई बिल पास कराने हैं या उसको प्रधानमंत्री को बोलना है या गृह मंत्री को बोलना है, तो तमाम हंगामे और सबके बीच भी कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दे उठाता है, फौरन ही आप ये देखें कि विपक्ष की कार्रवाई को माफ कीजिएगा, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और विपक्ष एक तरह से एक मौके की तलाश में होता है कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह जिसको लोकतंत्र का मंदिर खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं, वहां पर उन मामलों को वो उठा सके। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मामला उठा है वो है वोटर लिस्ट का। आपको ये पता ही है कि एपिक नंबर जो है, ईपीआईसी नंबर, उसको लेकर लगातार हंगामा जारी है। ईपीआईसी नंबर वो नंबर होता है जो अगर एक वोटर को जो दे दिया जाता है वो किसी और वोटर को नहीं दिया जा सकता, यानी कि एक तरह से इसको आप यूनिक आईडी नंबर की तरह से समझिए। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने ये कहा कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर जो है वो पाए गए हैं और लगातार यही मामला विपक्ष एकजुट होकर उठाता रहा है। आपको ये पता है कि राहुल गांधी ने इस मामले को लगातार इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उठा रहे हैं। लगभग 1 महीना हो गया है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रूफ्स के साथ ये पेश किया था, इस पूरे आंकड़ों को पेश किया था कि कैसे वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि उनको वोटर लिस्ट की उनको कॉपी दे दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस मामले में आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। उसने इस बात को एक्सेप्ट तो किया है कि ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेट जो है ईपीआईसी नंबर जारी कर दिए गए हों और इसको वो सुधारने की कोशिश कर रहा है और उसने 3 महीने का वक्त मांगा है। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक ही वोटर ने कई जगह जाकर वोटिंग की है, जो मामला लगातार विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का कहना है, आपने संजय राउत को भी सुना होगा, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने के साथ मिली भगत करके एक ऐसे वोटर का चंक उन्होंने तैयार कर लिया है जो जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां उन वोटर्स को भेजा जाता है। ये संजय राउत ने कहा था। चाहे वो हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अब दिल्ली का चुनाव हो गया, बिहार में होना है, आसाम में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है, और चुनाव लगातार होते ही रहते हैं और बड़े चुनाव हैं, बड़े राज्यों के चुनाव हैं। और उससे पहले अगर चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। सुनिए आप जरा कि कैसे राहुल गांधी ने जब इस मामले को उठाया, पहले टीएमसी सांसद ने उठाया तो ओम बिरला एक तरह से भड़के हुए नजर आए, जो वो लगातार विपक्ष के किसी भी जायज सवाल पर भड़कते हुए नजर आते हैं। और एक तरह से जिस तरह का उनका पूरा रवैया विपक्ष को लेकर रहा है वो सवालों के घेरे में हमेशा से है। और जब टीएमसी के सांसद ने इस पूरे मामले को उठाया, वोटर लिस्ट और एपिक नंबर को, तो उन्होंने कहा कि क्या सरकार ये लिस्ट बनाती है। तो सुनिए राहुल गांधी कैसे उनके बचाव में उतरे और राहुल गांधी एक तरह से उन्होंने ओम बिरला को कैसे जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गए। सुनिए आप राहुल गांधी को। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है
कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। तो डिस्कशन की मांग लगातार कर रहा है विपक्ष के, डिस्कशन इस पर किया जाए। और राहुल गांधी ने अपने इस क्लिप को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है अपने कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए चर्चा बेहद जरूरी है। तो ये राहुल गांधी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि डुप्लीकेट जो वोटर लिस्ट है, जो नाम है, उनके नए सबूत जो है वो सामने आ गए हैं। कितना गंभीर ये मामला है। आप ये सोचिए कि आप जिसको वोट कर रहे हो, अगर उसको वो आपका वोट ही ना जाए, या फिर जहां पर विपक्ष के वोट ज्यादा हो वहां पर बोगस वोटर्स की एंट्री करा दी जाए और कुछ मार्जिन से वहां पर जो पार्टी अभी सत्ता में है वो पार्टी जीत जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप ये देखिए कि पूरा विपक्ष इस मामले को उठा रहा है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी पार्टी, वाहिद ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में है, जो ये कह रही है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि तथ्य इनके पास नहीं है, यानी कि विपक्ष के पास नहीं है, और ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि सवाल सरकार पर नहीं, सवाल तो चुनाव आयोग पे उठ रहे हैं। तो इसका जवाब सरकार देती हुई क्यों नजर आ रही है? जब जब सवाल चुनाव आयोग पर उठता है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार देती हुई क्यों नजर आती है? और इसी से ही विपक्ष इसीलिए कहता हुआ नजर आता है कि दोनों में मिली जुली एक साठ गांठ है, जिसके जरिए एक पार्टी को सिर्फ फायदा पहुंचाया जा रहा है। और यही बात संजय सिंह ने भी कही है, आम आदमी पार्टी के नेता। सुनिए आप जरा क्या कुछ उन्होंने कहा है। आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। तो चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि चाहे हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन दो राज्यों की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर लग रहा था। हरियाणा की बात करें, तमाम एक्सपर्ट्स, हर कोई ये बता रहा था कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है और वहां उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप देखिए, नतीजे आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से बम्पर जीत मिली है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को, उससे भी ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कैसे वहां पर बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली की गई है। पहले सवाल ईवीएम पर उठते थे, लेकिन अब इससे भी जो बड़ा घोटाला है एपिक नंबर का, वो सामने आ गया है कि कैसे बोगस वोटर्स जो हैं उनकी एंट्री कराई जा रही है और नए नए जो घोटाले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। और अब जब से ममता बनर्जी ने कहा कि वो धरना देंगी और जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव अंदाज में इस पूरे मामले को उठाया, तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 3 महीने का वक्त दीजिए। लेकिन अभी भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस एपिक नंबर के जरिए जो अलग अलग जगहों पर जो वोटर जो हैं वो एक ही वोटर दूसरी जगह जाकर भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ममता बनर्जी ने ये कहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर्स जो हैं वो बंगाल में बढ़ाए जा रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल के वोटर्स हैं उनको घटाया जा रहा है। यानी कि जहां भी ममता बनर्जी की पार्टी की पैठ है, यानी कि जहां मजबूत है वो, वहां से उनके वोटर्स को हटाया जा रहा है। यही सेम बात महाराष्ट्र में भी सामने आई थी। दिल्ली में बाकायदा तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इसके सबूत पेश किए थे। और अब ये मामला पहले भी आपको याद होगा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया था। और अब तमाम विपक्षी पार्टियां जोर शोर से इस पूरे मामले को न सिर्फ उठा रही हैं बल्कि चर्चा की मांग कर रही हैं और ये चाहती है कि इस पूरे मामले पर चर्चा हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर जवाब दे। लेकिन ओम बिरला जिस तरह से जवाब देते हुए नजर आए, उस पर राहुल गांधी एक तरह से उनके सामने डटकर खड़े हो गए और उसका जवाब उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को देखिए कि वो सरकार का पक्ष रखते हुए चुनाव आयोग को एक तरह से बचाते हुए नजर आ रहे
रहे हैं और यहीं से तमाम संशय जो हैं वो पैदा होते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं, जाना माना चेहरा है। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ आज पहली बार राजशेखर जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लगातार इस पूरे मामले पर जो चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं, ईवीएम, इस सब पर लेकर लगातार अपनी आवाज को मुखर करते रहे, अपनी बात को रखते रहे हैं। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत राजशेखर जी आपसे करूंगी, एक छोटी सी टिप्पणी, और फिर उसके बाद अनिल जी आपके पास मैं आऊंगी। ये एपिक नंबर का जो पूरा का पूरा, क्या हम इसको घोटाला कह सकते हैं? घोटाला जो सामने निकल कर आया है, खासतौर पर जब से ममता बनर्जी ने इसको और जोर शोर से उठाया है और उसके बाकायदा तौर पर सबूत जो है वो पेश किए हैं, कितना घिर गया है चुनाव आयोग इसके बाद? क्या आपको लगता है अब चुनाव आयोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, उसको जवाब देना ही होगा? और वोटर लिस्ट आखिर क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? क्या वोटर लिस्ट देते ही उसका पूरा का पूरा एक तरह से चिट्ठा जो है वो खुल जाएगा? नमस्कार मैडम जी, आपको भी और को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने पड़ोसी मुल्क को कहते हैं कि वहाँ आए दिन मार्शल जो है उनकी कानून लग जाती है, मिलिट्री टेक ओवर करता है। लेकिन भारत में बीजेपी सरकार आने के बाद में ईवीएम का लॉ चल रहा है। मार्शल लॉ नहीं लग रहा है भारत में, ईवीएम लॉ लग रहा है। अब ये वोटर लिस्ट का भी लॉ लग रहा है। मैं आपको 4-5 मुद्दे इस दौरान आपको बता दूं। महाराष्ट्र में जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद में 5 महीने बाद ही जो प्रदेश के चुनाव हुए असेंबली के, उसमें 40 लाख वोटरों का अंतर है। केवल 5 महीने में इतने कैसे बढ़ गए हमें तो नहीं मालूम। पिछली बार अगर हम 2019 की बात यही कर लें तो उतना नहीं बढ़ा, 4-5 लाख की बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पर 8 गुना की बढ़ोतरी है। उसके अलावा आपका जो नए वोटर जो है, 14-15 साल के लड़के पकड़े गए हैं महाराष्ट्र में। 14-15 साल के लड़के वोटर क्यू में पकड़े गए हैं। उनको ना मराठी आती है और ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। और आप बात उठा ले दिल्ली की भी, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जहां पर उनके स्ट्रांग वोट बैंक है, वहां के वोटर्स घटा दिए गए और नए वोटर्स को वहां पर शामिल कर दिए गए। इसका इलाज क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से एक कट ऑफ डेट रख देना चाहिए। चुनाव से कम 2 महीने पहले वोटर लिस्ट एक कट ऑफ डेट रख के, और जिस दिन वो वोटर उस वोटर लिस्ट में एनरोल हुआ उसका भी डेट मौजूद होना चाहिए, ताकि हम समझ सके कि ये नया वोटर है या पुराना वोटर है, कितना पुराना वोटर ये है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके लिए एक पूरा मुहिम चढ़ना चाहिए। मैं स्पेशली लोकसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। हम क्या है, अगर चुनाव 15 दिन से पहले भी वोटर्स का एनरोलमेंट हो रहा है, 10 दिन पहले भी वोटर का एनरोलमेंट हो रहा है, ये ठीक नहीं है। एक कट ऑफ डेट कम से कम 2 महीने पहले रख देना चाहिए और उसमें वोटर एनरोलमेंट जिस दिन उस लिस्ट में उसको इंक्लूड किया गया वो डेट भी दिखाना चाहिए, ताकि वहां के लोकल जो बूथ एजेंट हो या वहां के लोकल जो कार्यकर्ता है उनको समझ आए कि ये नया वोटर है या पुराना वोटर है, उसकी भाषा क्या है, उसका कहां से ताल्लुक है, जानकारी मिल सके। एक और बात, आधार कार्ड से भी लिंक होना जरूरी, आप मैंडेटरी कर देना चाहिए। जब आप पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूरी मानते हैं तो सबसे बेस्ट चीज तो वोटर के लिए ये आधार कार्ड है, आपका डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। इसको आप आधार से लिंक कर दें और मैच करें कि आधार का एड्रेस और वोटर आईडी का एड्रेस मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि आप वोट के लिए वो आधार कार्ड का एड्रेस तो नहीं बदल सकते कोई। वोट के लिए तो मेरे ख्याल से आधार कार्ड का ये 2-4 कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हो जाना चाहिए वोटर लिस्ट में, ताकि हम इस घोटाले को रोक सके। और बात ईवीएम्स के बारे में भी मैं 2 शब्द कह दूं। ये हरियाणा में आपने कहा कि एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी। एग्जिट पोल की छोड़िए, आप पोस्टल बैलेट की बात कीजिए। जब तक पोस्टल बैलेट आप गिन रहे थे, 72 सीटों में 90 में से 72 सीटों में कांग्रेस आ गई थी। मतलब इससे बड़ा सैंपल कोई एग्जिट पोल वाला नहीं निकालेगा। पोस्टल बैलेट वो से बड़ा सैंपल कौन एग्जिट पोल वाला निकालेगा? उसमें आपको 72 सीटें आ रही थी और ईवीएम के परिणाम आते आते आप 37 पे रुक गए। अब महाराष्ट्र में भी यही हुआ, 288 में से कम 170 में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आ गई थी, और जैसे ईवीएम खुल गए पूरा मामला पलट गया। और चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन है, कमिटी का सिलेक्शन है, पहले उसमें
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक मेंबर हुआ करते थे, उनको हटा दिया आपने। उनको हटा के कह दिया कि प्रधानमंत्री और एक और कैबिनेट मंत्री, मतलब सत्ता पक्ष के 2 और विपक्ष का 1, मतलब 2-1 से आप ऑलरेडी अपने उम्मीदवार को चुन चुके हैं। मतलब ये पूरा रवैया दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के जरिए, वोट लिस्ट की गड़बड़ी के जरिए चुनाव में आना चाहती है। हमारे देश में लोकतंत्र कब का मर चुका है, लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। जब चुनाव आयोग ने ईवीएम जांच के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5% ईवीएम जांच के लिए आपके अधिकार दिया, तो कुछ लोग पहुंच गए चुनाव आयोग के पास ईवीएम जांच के लिए। तो चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम जांच यानी चुनाव के दिन जो वीवीपैट, मतदाता द्वारा जो वीवीपैट पाए गए, उनकी गिनती करके ईवीएम के जो आंकड़े हैं उनसे मैच करने से चुनाव आयोग भाग रहा है। वो साफ साफ इनकार कर रहा है। वो कहता है कि चुनाव वाले दिन जो भी हमें वीवीपैट मिले हैं, हम उनकी गिनती करके इससे मिलान नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाता है कि वो मैच नहीं होंगे। अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि आप 1 नहीं तो 100 बार मैच कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग साफ साफ मना कर रहा है कि चुनाव के दिन जो भी आपके पास वीवीपैट आएंगे, उनका मिलान जो है ईवीएम के आंकड़ों से नहीं करेंगे। दूसरी बात वो ये कहता है कि हम मॉक पोलिंग करवाएंगे ताकि ये साबित हो कि ईवीएम सही या नहीं है। उस मॉक पोलिंग में जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लिए, उसका नाम नहीं रहे, उम्मीदवार का नाम नहीं रहेगा, उसका पार्टी का नाम नहीं रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। उसके बदले में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आप जो डुप्लीकेट डमी चुनाव नाम और चुनाव चिन्ह डालेंगे, उसके ऊपर आप मॉक पोलिंग करेंगे। मतलब अगर आपने ईवीएम को कोई ऐसा आदेश दिया, जो भी वोट पंजे को पड़ रहा है या साइकिल को पड़ रहा है, उसको आप कमल को ट्रांसफर कीजिए, ऐसा कोई आदेश ईवीएम को आप दे रहे हैं, तो मॉक पोलिंग में वो चुनाव चिन्ह ही नहीं रहेंगे, तो कैसे पकड़ेंगे आप? तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, चुनाव आयोग ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया है, उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धांधली पकड़ने के बजाय चुनाव आयोग जिसने भी धांधली किया है उसको बचाने के काम में लगा हुआ है। तो हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन पढ़ लीजिए चुनाव आयोग का, तो आपको साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चुनाव आयोग जो है धांधली करने वालों के बचाव में खड़ा है। और किसी तरह उनको पता है कि धांधली कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन वो ये किसी हाल में धांधली को उजागर होने से बचा रहा है। जी, ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपने कई महत्वपूर्ण बातें और ये ईवीएम में किस तरह की धांधली और सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपने बहुत ही सफाई से यहाँ पर अपनी बात को रखा है। लेकिन अनिल जी, दोनों चीजों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। एक तो ये कि ओम बिरला का रवैया, वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह का उनका रवैया रहा है लगातार विपक्ष को लेकर। जब जब विपक्ष कोई सवाल उठाता है, वो एक तरह से निष्पक्ष तो वो कभी भी नजर नहीं आते, बल्कि सरकार की एक पार्टी के तौर पर नजर आते हैं। वही हाल तमाम संवैधानिक संस्थाओं का है, चुनाव आयोग का है, ईडी, सीबीआई, आईटी का है, और दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष के पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसके बाद भी वो तमाम जरूरी मुद्दों को उठा रहा है। आज टीएमसी ने इस मामले को उठाया, आम आदमी पार्टी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, और अब तो बाकायदा तौर पर ममता बनर्जी, जो अक्सर इंडिया गठबंधन के साथ तो है लेकिन खामोश रहती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर लग रहा है बन आ पड़ी है क्योंकि अब अगले साल चुनाव है, तो वो भी बहुत मुखरता से बोलते हुए नजर आ रही है। और वो उनका एक अलग अंदाज है, वो बहुत अग्रेसिव होकर अपनी बातों को रखती हैं और धरने तक की वो धमकी दे रही हैं। क्या आपको कोई उम्मीद है कि अब चुनाव आयोग किसी तरीके से इस पूरे मामले पर कोई अपनी उस तरह से सफाई देगा, या फिर जो गलतियां हुई हैं और उसको लग रहा है कि पकड़ा गया है, तो अब इसमें किसी तरह से इसको सही करने की कोशिश करेगा, या आपको लगता है ये सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं, और विपक्ष को अब इससे और ज्यादा करने की जरूरत है, वरना बिहार, बंगाल, आसाम, ये तमाम चुनाव आगे होने हैं, बीजेपी चाहेगी तो वहां पर भी कब्जा कर लेगी? नहीं, देखिए, टेस्ट केस है। जो नए चुनाव आयुक्त आए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका टेस्ट केस है। ये संयोग से उनके मतलब जो चुनाव होने वाले हैं, आगे आने वाले बिहार के चुनाव, इसके पहले ये टेस्ट केस आ गया। अब इसमें ये साबित होगा कि ये किधर जाएंगे। उनका तो राजीव कुमार का तो रोड मैप आपने देखा ही, कि चाहे डेट बनाना तय करना हो, चाहे कैंपेनिंग में जो जैसे भी चाहे आप कैंपेनिंग करिए। चुनाव आयोग का मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वोट डालने में
रजिस्टर में जो गड़बड़ी, वो तो बेसिक मामला है कि वो तो जब चुनाव वोटर्स ही फर्जी होंगे तो फिर चुनाव काहे का, उसका कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन उसको अगर ये किनारे रख दें और अभी के लिए मान लें कि वो सही है वोटर लिस्ट, तब भी जो चुनाव आयोग है वो कोई निष्पक्ष नहीं दिखाई देता। उसने चाहे वो जाति, धर्म, सेना सबका इस्तेमाल करने के बारे में एक स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें कि आप इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, और लेकिन आप उसका उपयोग कर रहे हैं। कोई एक भी, आपको अगर मालूम हो तो हमको बताएंगी, एक भी उसके खिलाफ जो है, एक बार सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा को छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के समय में के लिए एक नोटिस दी गई थी, और एक नोटिस देनी थी उनको अमित शाह को, जिसको देने के और बाद में देनी थी प्रधानमंत्री को। तो उन्होंने तरीका निकाला कि ये जो है नोटिस उनको देने के बदले जेपी नड्डा को देंगे। तो उस समय आपने देखा कि मतलब जेपी नड्डा, उसमें लिखा, वो फर्स्ट पैराग्राफ में जो नोटिस लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये नॉर्म नहीं है, क्योंकि जिसके खिलाफ शिकायत है, शिकायत के खिलाफ जिसके खिलाफ है उसी को हम लिखते हैं चिट्ठी, लेकिन हमें इसको बदल रहे हैं, और ये बदल रहे हैं, और उसमें कुछ अपना एक्सक्यूज, मतलब कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे पाए, ये कोई मतलब उन्होंने उसका ये भी नहीं माना, लेकिन हम इसको बदल रहे हैं और ये हम डाल रहे हैं परंपरा। तो वो कि जैसे हमारे यहाँ है कहावत क्या कि जो जेठ है, जेठ मतलब जो बड़े भाई मतलब के बड़े भाई मतलब पत्नी अगर है छोटे भाई की, तो उसके बड़े भाई का नाम नहीं ले सकते आप, ले सकती, ससुर का भी नाम नहीं लेते। ये बिहार के नॉर्थ इंडिया में ये है। वैसे ही है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह का नाम राजीव कुमार नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने जेपी नड्डा को चिट्ठी भेज दी। और इसके पहले जबकि चुनाव नहीं हुए थे और एक जजमेंट आया था जिसमें कि राहुल गांधी के खिलाफ जजमेंट था कि आप इस तरह के वक्तव्य मत दिया करिए। उस पर चुनाव आयोग ने उनको तुरंत नोटिस भेज दी, उसमें चुनाव का ही मामला था, कि लिखा कि आपको ये नई तरकीब चलेगी, और आप जो है हाई ऑफिशियल्स, प्रधानमंत्री जैसे लोगों के खिलाफ अगर इस तरह से बोलेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर चुनाव के 3-4 महीना पहले, मतलब लोकसभा चुनाव दिसंबर की बात है, उन्होंने एक लेटर लिख दिया था धमकाने के लिए कि आपको हम कुछ नहीं सुनेंगे। और उसके बाद आपने देखा, तो ये राजीव कुमार थे, और राजीव कुमार ने उसके बाद कोई भी जो है एंटरटेन नहीं किया शिकायत कर जो जिनके खिलाफ थी कि आपने ये क्या कहते हैं धांधली आपके यहाँ हुई, उन्हीं को भेज दिया, और लिखा चिट्ठी में कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड देम, ये जो हमारे प्रोटेक्ट देम, जो हमारे ऑफिसर्स हैं। ये काम नहीं था उनका काम था कि जो वोटर्स हैं उनके राइट का इस्तेमाल हुआ या नहीं, चुनाव में कोई धांधली हुई या नहीं, चुनाव को फेयर मीन्स से कराना, ये उनका मैंडेट है। उनका मैंडेट ये नहीं है कि उनके ऑफिसर्स को, और पहले के मैं कई बार दे चुका हूँ, ये भी उदाहरण है कि पहले चुनाव आयोग अगर शिकायत होती थी तो उस जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको तुरंत सस्पेंड करता था, या नहीं तो उनको बदलता था, फिर वहां पर क्या कहते हैं फ्रेश पोलिंग होती थी, और उससे भी संतुष्ट नहीं होता था तो पूरे क्षेत्र के कोई दोबारा चुनाव करवाता था और नए लोगों से। और ये काम करता था वो सब जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब विपक्ष के नेताओं से, लोकल ये लीडरशिप से, सबसे बात करके, मीटिंग करके, जांच करके, ये सब प्रक्रिया खत्म हो गई। वो जो आपने शिकायत की वो कलेक्टर को भेज दिया, कलेक्टर ने भेजा कि कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हो गया खत्म। मतलब चुनाव आयोग जो है कहीं कोई अब यहाँ जो मामला उठा, क्या आपको लग रहा है कि अनिल जी मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको लग रहा है लेकिन इस बार चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिर गया है? क्योंकि अब तो कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जिसने उसको लेकर ना सिर्फ सवाल उठाया बल्कि प्रूफ्स के साथ
तो अब चुनाव आयोग को ये जवाब भी देना पड़ा है कि हम 3 महीने में इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले तो जिस तरह के जवाब देता रहा है चुनाव आयोग, वो तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष को धमका रहा है, बुली कर रहा है। नहीं, देखिए, ये इस मामले में टीएमसी को आपको उसका क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट देना चाहिए कि ये लोग जो लेकर के जाते थे, ये कंक्रीट उन्होंने नहीं पकड़ा था, कंक्रीट नहीं पकड़ा था। इन लोगों को शक है, इन्होंने देखा कि नंबर्स डिस्क्रिपेंसी है कि भाई इतने लोग 5 महीने के अंदर इतने 36 लाख वोटर्स कैसे ऐड हो गए, और फिर कई वोटर्स जो है सो डिलीट कैसे हो गए। तो आप उनको सवाल कर रहे हैं, आप उनसे तरीका पूछ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्क्रीट एविडेंस लेकर के वो आ गई टीएमसी कि आपका जो वोटर लिस्ट है वो वोटर दूसरे जगह के वोटर लिस्ट का नंबर और यहाँ का नंबर एक ही है। वो जो कह रहा है कि ये कैसे हो गया, जो कि यूनिक आईडी है एक तरह से। वो जो 3 अंक है उसके जो क्षेत्र है, जैसे कि मान लिया झज्जर है, तो ये नहीं है कि झज्जर कंस्टिट्यूएंसी वहां भी होगी बंगाल में और उसका नंबरिंग एक ही होगा। वो जो 3 लेटर्स कंस्टिट्यूएंसी का और फिर उसका लेटर, तो ये यूनिक आईडी है एक तरह का। ये दोनों कैसे मैच कर गया? क्यों आप पहले का क्या कहते हैं कहीं का झज्जर का जो कोड है वो कोड यहाँ कैसे आ गया? तो वो पकड़ लिया, तो उनका कॉन्क्रीट लेकर के आ गया। अब उसमें चुनाव आयोग भी डिफेंसिव हो गया। उसने कहा कि हम जांच कराएंगे, गलती हुई है, लेकिन इस गलती का ये अर्थ नहीं है, अब कह रही है कि वो लोग वोट डालने गए, ये बाद का मामला है। वो तो वहां पोलिंग हुई नहीं है बंगाल में, वोटर कैसे बन गए, तो अब वहां वो मामला है। लेकिन एक चीज जो विपक्ष की बात आपने की, उसमें मेरा मानना ये है कि विपक्ष जो है वो खुद अपनी यूनिटी नहीं होने के कारण, जब आपने जो सही कहा आपने कि जब उन पे किसी पार्टी पे आता है तब वो लड़ती है। यही आपको याद होगा कि जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस एकदम बिफर गई। कांग्रेस ने कहा अनएक्सेप्टेबल है। ये आपको याद होगा कि कांग्रेस ने कहा कि ये जो है हम मैंडेट को, मतलब ये रिजल्ट को डिसोन करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन उनके साथ आम आदमी पार्टी नहीं आई और सब बहस करने लगे कि अगर हरियाणा में वो समाजवादी पार्टी को भी टिकट देती, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ती, तो नजारा कुछ और होता। और सब जो है कांग्रेस के ही खिलाफ आ गए, सब उस पर, और ये आम आदमी पार्टी उसमें आगे आ गई थी। और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने ये नहीं की। जब आम आदमी पार्टी पर आया तो उन्होंने फिर उठाया, जबकि कांग्रेस ने उनका साथ दिया उसमें। ये काम नहीं, यही हरियाणा में हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में जैसे ही कांग्रेस हारी, कांग्रेस पर ही सब टूट पड़े, सारी पार्टियां टूट पड़ी। ये क्या कहते हैं शिवसेना, अपने एनसीपी, सब ने कि कांग्रेस की वजह से हम हार गए टाइप का। या उन लोगों ने ये नहीं, और उसका सवाल भी उठाया तो इकट्ठा होकर के नहीं लड़े। और जहां की उत्तम जानकर जो मारकरवाड़ी का एमएलए है, उसने मॉक पोलिंग का किया तो उसको दबा दिया गया। और वहां शरद पवार भी गए थे, लेकिन एनसीपी ने फिर उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और दिल्ली में आकर के उसका मीटिंग करने लगे। वो अमित शाह से गए मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से। उन्होंने ऐसा शो किया कि ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो कांग्रेस छटपटा कर रह गई। और एनसीपी ने भी शुरू में उत्तम जानकर ने मारकरवाड़ी जो उनका कंस्टिट्यूएंसी जिसका में था, ये वो उसने ये मामला उठाया था, लेकिन उसको पार्टी ने मदद उस तरह से नहीं की। और ये मामला, अब कांग्रेस ने ये मामला महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग के लेवल के मामले पर कैंपेन करने का प्रोग्राम बनाया है। तो ये इंडिया गठबंधन के जो दल है वो दोनों चीज चाहते हैं, वो नहीं होगा। उनको इस मुद्दे पर यूनाइट होना पड़ेगा। दूसरी बात अब आ गए क्या कि ओम बिरला का, देखिए ओम बिरला और जगदीप धनखड़, ये दोनों का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। वो क्या है, ये 1960s का लोकसभा नहीं है जहां पर कि बहुत कम चीजें रिकॉर्डेड है। मतलब आपको ये नहीं मिलेगी, वीडियोस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रिकॉर्डेड है। ये आपको डॉक्यूमेंट का सवाल नहीं है, यहाँ वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है। ये लोग देखेंगे कि किस तरह से वो क्या कहते हैं हाथ मिला रहे, जिस पर कि राहुल गांधी ने कहा भी था
किस तरह से वो जो है सो झुक करके मिल रहे हैं, किस तरह हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अब जो एनालिसिस है, अब वो रिटन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं होना है। अब होना है जो आपका विजुअल्स दिख रहा है, आपकी जो मुस्कुराहट दिख रही है, आपका जो क्या कहते हैं, आप जिस तरह से विपक्ष को ये करते हैं, जिस तरह से आप कैमरा हटवाते हैं, ये सारा दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। अब जो कहते हैं क्या कि जो बिटवीन द लाइंस है वो डॉक्यूमेंटेड है। पहले था कि बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना होता था, गैप होता था। अब वो गैप नहीं है, वो गैप वीडियोज में है, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो ये आप है कि आप लग रहा, तो वो तो इंस्टीट्यूशन है ही। दूसरा है क्या कि ये सवाल कि ईवीएम गलत है, इस पर तो आडवाणी ने किताब, वो तो राज्यसभा के मेंबर हो गए जिस शख्स ने किताब लिखी थी, क्या जीएल नरसिम्हा राव क्या है उनका, वो जो है किताब, ये नाम है। हाँ, वो जो है वो तो बन गए राज्यसभा के सदस्य। अब उनको जाके पूछिए, उन्होंने तो बकायदा लिखा है पॉइंटेडली कि ये ईवीएम कैसे गलत है, और आडवाणी ने उस किताब का विमोचन किया। और वो जो है वो इंडिकेटेड भी, मेरे ख्याल में प्रीफेस लिखा है उन्होंने उस किताब की। तो अब और उस समय भी, लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता था भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस नहीं चुनाव आयोग का ये करती थी डिफेंस, मैं डिफेंड नहीं करती थी, चुनाव आयोग को खुद करना पड़ता था। यहाँ पर तो जैसे लग रहा है चुनाव आयोग को यही डिफेंड कर रहे हैं। ये अंतर है पहले और अब। बिल्कुल, ये अंतर है पहले और अब में। और साफ तौर पर इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं वो किस तरह से बिल्कुल सरकार के एक तरह से बी पार्टी की तरह काम करती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग भी उसमें है, ईडी, सीबीआई, आईटी भी उसमें है। आज ही आप ये देखें, भूपेश बघेल जो हैं उनके 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है और अमेरिका लगातार जिस तरह से टैरिफ बढ़ाने की जो बात कर रहा है, 2 अप्रैल उसने तारीख दे दी है, वो जिस तरह से डरा रहा है, धमका रहा है नरेंद्र मोदी को, और लगातार ये कह रहा है कि उसने नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि उसने भारत ना कहकर मैं ये कहूंगी कि जो शख्स उनसे डील कर रहा है, जो उनको माय डियर फ्रेंड बोलते थे, यानी कि नरेंद्र मोदी, उनको एक तरह से बेनकाब किया है। ये तमाम मामले हैं। और शेयर बाजार में जिस तरह से लगातार डिप हमें देखने के लिए मिल रहा है, लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो गए हैं, एफआईआई जो है वो लगातार यहां से भाग रहे हैं। जो इसका चुनावी धांधली का पूरा मुद्दा है, इसके अलावा चरमराई अर्थव्यवस्था है, मणिपुर का मामला है, उसका बजट जो है वो पेश होना है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो इसमें उन्हें लगा कि भूपेश बघेल का मामला लेकर आया जाए और छापे पड़वाए जाए ताकि पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा सके। अगर पूरा का पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जब भी वो गिरती है, वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को डाइवर्ट करके उसको विपक्ष की तरफ ले जाकर उसको एक तरह से विलन बनाने की कोशिश वो लगातार करती है। उसमें साथ देता है उनका जो पूरा का पूरा मीडिया है, जो उनका गुलाम है, वो उनका साथ देता हुआ नजर आता है। और जो बीजेपी आईटी सेल और जो उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स हैं, वो सब जो उन्होंने खड़े किए हैं, वो सब उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया है कि छिपाने से छिपेगा नहीं, अब इस पर जवाब देना ही होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने पहले भी इस मामले को उठाया था, अब भी राहुल गांधी ने उठाया, और एक तरह से तनातनी जो है वो राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच में नजर आई। लेकिन अब ये मामला अगर पार्लियामेंट में उठेगा राजशेखर जी, तो आपको नहीं लगता कि अब चुनाव आयोग के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा? चुनाव आयोग को अब इस तरह से घेर लिया गया है, खासतौर पर टीएमसी ने जिस तरह के प्रूफ्स वो लेकर आए हैं, जो डुप्लीकेट वो बात कर रहे हैं कि ईपीआईसी नंबर जो है, जो साफ तौर पर ये बताते हैं जो शुरू के नंबर हैं कि किस क्षेत्र से आते हैं, कहां से आप आते हैं। अगर उस क्षेत्र का इंसान जाकर पश्चिम बंगाल में जाकर वोट करेगा, जो पहले भी हो चुका है, हरियाणा और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमने दिया, तो जाहिर सी बात है ये मामला बहुत बड़ा है। क्या आप इस तरह से गिर गया है चुनाव आयोग? आपको लगता है कि उसे जवाब देना ही होगा? और अगर पार्लियामेंट में ये मामला डिटेल में डिस्कस होता है, जो लगातार प्रेशर बना रहा है विपक्ष, तो आपको लगता है कि अगर ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता है मामला, तो ये पहले से ज्यादा कहीं बड़ा हो जाएगा? जी बुशरा जी, मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग कोई निष्पक्ष उसको अपना ये पेश करेगी, क्योंकि जब महाराष्ट्र में और हरियाणा में ये बात आई कि ईवीएम में बैटरी एक दिन पूरा उसका इस्तेमाल होने के बाद में चौथे दिन उसका बैटरी का चार्जिंग जो है 99% कैसे हो गया, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो चुनाव आयोग का चयन ही ऐसा हो रहा है कि आप
2-1 से आप अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्त को आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बनाया कि अपने मनमर्जी से जो भी अपॉइंट करेंगे वो अपने मुताबिक काम करेंगे, वो चुनाव आयोग बन के नहीं रहेंगे। एक बीजेपी के कार्यकर्ता समझ लीजिए उनको, इनडायरेक्टली एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक उम्मीदवार है गोपाल दास अग्रवाल जी ने, उन्होंने एक अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी थी कि किन किन शर्तों पे ईवीएम की जांच होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब आप चैलेंज करते हैं कि कोई आके ईवीएम में गड़बड़ी निकाले तो हम आते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो चुनाव के दिन होती है और चुनाव के होने के तुरंत बाद आप ईवीएम को अपने कब्जे में ले लेते हैं, चुनाव के तुरंत के बाद। तो उसमें अगर गड़बड़ी हुई तो हम वोटर या नेता कैसे उसको प्रूव करें? हम उसी मशीन की जांच चाहते हैं जो चुनाव के हिस्सा था। आप जब भी वेरिफिकेशन की बात आते हैं, आप कोई और मशीन उठा के लेके आते हैं। आप उस मशीन की जांच के लिए कतई तैयार नहीं है जो वाकई आपको चुनाव में हिस्सा थी। आप जो है उसका जो फीस जो है, एक चुनाव अगर कोई उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 10,000 रुपया उसको डिपॉजिट भरना पड़ता है। लेकिन आपने एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए इतना फीस मुकर्रर किया, 47,200 रुपया। अगर यूपी का अगर आप कोई विधानसभा क्षेत्र की जांच कर ले तो कम से कम 10-15 करोड़ रुपए उसको जांच के लिए लग जाएंगे। मतलब आपने इतना हर एक जगह आपका रवैया ऐसे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप किसी तरह ईवीएम की जांच नहीं करवाना चाहते, वोटर लिस्ट की जांच नहीं करवाना चाहते। अगर विपक्ष का जो भी मांग है उसको आप कोई ना कोई बहाना बना के इतना घटिया बहाना देते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा भी पढ़ ले तो उसे हंसी आती है। लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी तो छोड़िए, कोई शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं है। मैं पिछले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का नाम लेके कहता हूं कि वो को कॉन्स्पिरेटर है ईवीएम धांधली में। I dare say that live on channel that Rajiv Kumar is co-conspirator of EVM tampering. उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आप पढ़ ले तो हंसी आती है आपको। हर एक जगह एक आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको मौका दिया कि जो भी उम्मीदवार दूसरे और तीसरे स्थान पर है, मतलब पहला जो रहा वो चुन के आ जाएगा, जो भी उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रहेगा उसको अपने चुनाव क्षेत्र के 5% जांच करने की अनुमति है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चुनाव आयोग क्या कहता है, अगर दूसरे और तीसरे उम्मीदवार दोनों एक साथ अप्लाई करें तो 5-10% की जांच नहीं होगी, बल्कि 2.5 और 2.5% की जांच की अनुमति होगी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया है 10% करने का। अगर चुनाव आयोग के सामने 10% जांच का अगर मौका मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट को खुश होना चाहिए। अरे भाई, आप 10 नहीं तो 100% जांच करवा लीजिए, हमारे मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप उसको घटा के क्यों 5% कर रहे हैं? मतलब एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का मोहलत दिया ईवीएम की जांच के लिए दरख्वास्त करने के लिए। जब हरियाणा में 8 अक्टूबर को परिणाम आए तो उसका लास्ट डेट बनता है 15 अक्टूबर। तो मैंने उम्मीदवारों से बात की, वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट से बात की, कहा कि ईवीएम की जांच के लिए दरख्वास्त करने के लिए कहा। 14 तारीख को कहा तो उन्होंने कहा कि कल लास्ट डेट है, पहुंच जाइए। तो 35 लोगों ने 15 अक्टूबर को हरियाणा के अपने अपने जिला कलेक्टर के पास पहुंच गए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि 14 तारीख को शाम को डेट खत्म हो गया है। वो 8 तारीख को, मतलब जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हुए, उसकी भी गिनती कर रहे हैं। अरे भाई, शाम को आप 8 तारीख के शाम को 4-5 बजे आपने चुनाव के परिणाम घोषित किए हैं, वो 8 तारीख को कैसे आप गिनती में ले सकते हैं? मतलब साफ साफ हर एक कदम पर चुनाव आयोग, चाहे वो ईवीएम की जांच हो, चाहे वो वोटर लिस्ट की जांच हो या चुनाव प्रक्रिया की जांच हो, वो हर कदम पर अड़चने पैदा करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि चुनाव सही नहीं हो रहे हैं। ईवीएम से धांधली जितना होना है उतना हो रहा है, वोटर लिस्ट जितना होना है उतना हो रहा है। और जो है रिगिंग जो है, आप अगर वेबकास्टिंग कर रहे हैं तो हर एक वेबकास्टिंग को लाइव कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? वेबकास्टिंग को आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और आप कहते हैं पहले जो भी चाहे तो वेबकास्टिंग जो है मांग सकता था। अभी एक नया कानून आ गया कि हम अगर आपको वेबकास्टिंग की जरूरत है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेके आना चाहिए।
जी। जब बात ट्रांसपेरेंसी की है तो आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। वहां का हर एक बूथ वाला वोटर अपना बूथ का वेबकास्टिंग खोल के देखेगा। जो भी वोटर मेरे मेरे पड़ोसी है या नहीं, देख के आपको उसको ये मुतमईन हो जाए कि मेरा ये वोटर जा रहा है, मेरे पड़ोस वाला वोटर का वोटिंग कर रहा है, तो ऐसे पकड़े जाएंगे। मतलब आप वेबकास्टिंग को आप सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते? अगर कोई उस पोलिंग स्टेशन पर कोई नया कहीं और से नया वोटर लेके आए, वो पकड़ा ना जाए, इसलिए आप उसको भी बंद कर दिए। मतलब चुनाव आयोग का कोई भी आप कदम उठा के देख लीजिए, वो धांधली के पक्ष में है, धांधली को सपोर्ट करने के पक्ष में है, धांधली को छुपाने के पक्ष में है और धांधली करने वालों को बचाने के पक्ष में है। हमारे देश में हम पाकिस्तान पे हंसने की जरूरत नहीं है। भारतवासियों को आए दिन मार्शल लॉ लगाने वाले पाकिस्तान पे हंसने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में कम से मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन ईवीएम का लॉ चल रहा है, चुनाव आयोग का लॉ चल रहा है। यहाँ पर कोई लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जी, बिल्कुल। मार्शल लॉ नहीं बल्कि ईवीएम का लॉ चल रहा है यहाँ पर इस देश में, और उसी से पूरी धांधली जो है, चुनाव आयोग का लॉ चल रहा है और उससे पूरी धांधली की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं, सत्ता कहाँ-कहाँ आपके पास है। और अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उसके पास एक ऐसा सेट फॉर्मूला हाथ लग गया है, जहाँ वो जिस राज्य में चाहे, जिस तरह से भी चाहे, भले ही जनता उसके पक्ष में हो ना हो, वो वहां पर सरकार बना सकती है। यानी कि सीधे तौर पर जनादेश की लूट जो है वो की जा रही है। और ऐसे में क्या अनिल सिन्हा जी, फिर कि जो विपक्ष कर रहा है, क्या वो काफी आपको लगता है, या आपको लगता है कि जब तक इस पूरे मामले पर विपक्ष सड़कों पर आकर जनता को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है? आप पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन करेंगे। ओम बिरला ने अगर मान लिया कि आपको परमिशन दे दी इस पूरे मामले पर डिस्कशन करने की, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल। और दूसरा, क्या उससे कोई हल निकलेगा, ये भी जनता जानने में इंटरेस्टेड है। और तीसरा, कि क्या एक वाहिद रास्ता ये रह गया है कि जन आंदोलन के जरिए एक विपक्ष सड़कों पर आए और उसके साथ अपने साथ लोगों को जोड़े, तभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाए, तभी कुछ हो सकता है। एक शख्स है राहुल गांधी, जो लगातार अलग अलग तबकों से लोगों से संवाद कर रहा है, चाहे वो धारावी जाकर लोगों से चाहे मिल रहे हों, चाहे वो महिला दिवस के मौके पर लोगों से मिल रहे हों, लोकल जो वेंडर्स हैं, महिलाएं हैं जो अपने कारोबार करती हैं, उन सब से मिलकर उनकी परेशानियों को सुन रहे, हल कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कोई और नेता मैं नहीं देखती हूँ कि इतना भी कोई कर रहा हो। संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या उम्मीद देख रहे हैं फिर आप? नहीं, वो तो आपने सही कहा, बिना जनता को साथ लिए होने वाला नहीं है। और ये 2-3 उदाहरण सामने हैं आपके। जब भी चुनाव, जैसे कि किसान आए तो तब ना वो कानून वापस हुए। अगर आप ये डिबेट करते रहते तो आप तो कभी नहीं वापस करा सकते थे लोकसभा में। तो ये जो है जनता का दबाव ही काम करेगा। जनता का दबाव तो वहां काम करता है जहां लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए जनता का दबाव जो है उसको कौन नहीं, वो तो राजा महाराजा नहीं उसको ये रोक पाए तो कौन? वो असली मालिक जनता ही है, और असली परिवर्तन का जो ये है, क्या कहते हैं, वाहक है, वो जनता ही है। और इस बात को समझे बगैर नहीं काम चलेगा। उनको ये फोर्स करना चाहिए कि चुनाव आयोग सफाई दे, और इसके लिए जनता का प्रेशर ही काम करेगा। ये डिबेट से कुछ नहीं होगा। और लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपके जो वोट की चोरी हो रही है वो आपकी नागरिकता छीनने का है। ये आपकी नागरिकता छीन रहे हैं। आप नहीं चुन रहे हैं इस सरकार को, और आपको ये जो है रसातल में ले जाएंगे देश को, ये बात बताने की जरूरत है। और इसमें सबका, ट्रंप से लेकर के सारे मामले आ जाते हैं। तो विपक्ष को एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो उस जन आंदोलन में सिर्फ चुनाव नहीं मुद्दा होगा, लोकतंत्र बचाने का और देश को बेचने का जो है अडानी अंबानी के जरिए, वो ये प्रमुख मुद्दे होने चाहिए। और एक आपको याद होगा कि बहुत ताकतवर सरकार थी मनमोहन सिंह की, और वो लोकतंत्र का भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रामदेव बाबा हो या अन्ना हजारे हो, इन लोगों से बात करनी पड़ी थी सरकार को। इसीलिए वो लोग रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, बीजेपी नहीं कर पाती। लेकिन हालांकि वो लोकतांत्रिक थे मनमोहन सिंह, इसीलिए वो बात करते हैं इनसे भी, लेकिन उनको भेजना पड़ा। अपने 5 मंत्रियों से उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन को बात करने के लिए उन्होंने मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। बाबा रामदेव के लिए कपिल सिब्बल ने बातचीत की थी। तो आपको याद होगा कि जनता का छोटा से छोटा
प्रेशर भी जो है वो काम आता है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। इसीलिए इनको अंत में जनता को जागृत करना पड़ेगा। ये ओम बिरला और इनको एक्सपोज करने भर से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, और ये करना बेहद ज़रूरी है। और अब ये कहेंगे कि नींद से जागने की ज़रूरत है, थोड़ा झकझोरने की ज़रूरत है विपक्ष को, उनको भी समझना चाहिए और शायद वो समझ भी रहे हैं। या करो या मरो की तरह के एक तरह से कगार पर आकर वो खड़े हो गए हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो गहरी नींद में सोए हैं और उस तरह से जागने के लिए नहीं जाग पा रहे जिस तरह से उनको ज़रूरत है जागने की, तो आगे आने वाले वक्त में फिर वो और इसके बुरे परिणाम देखने के लिए उनको मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अनिल जी आपका, राजशेखर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।